नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 2024 के आखिर में जब अमेरिका से खबर आई कि भारत के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अमेरिकी एजेंसियों ने गंभीर आरोप लगाए, तो भारत से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हलचल थी। आरोप थे रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, निवेशकों को गुमराह करना और अमेरिकी कानून तोड़कर पैसे जुटाना। लेकिन अब करीबन 1.5 साल बाद अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि DOJ ने खुद अदालत में जाकर कहा है कि इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कोर्ट ने मामला विद प्री जस्टिस यानी कि स्थायी रूप से खारिज कर दिया है। मतलब अब यही आपराधिक केस दोबारा उसी आधार पर नहीं खोला जा सकता। तो सवाल उठता है, आखिर पूरा मामला क्या था? अमेरिका को भारत के कारोबारी से क्या दिक्कत थी? SEC, DOJ और OFAC जैसी एजेंसियां क्यों कूद पड़ी थी? अडानी ने करोड़ों डॉलर देकर कौन से समझौते किए? क्या ये क्लीन चिट है या फिर लीगल सेटलमेंट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम से अडानी समूह और भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है या फिर कमजोर? आज इस पूरे मामले को शुरुआत से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका अचानक से अडानी के पीछे क्यों पड़ा? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका किसी भारतीय बिजनेसमैन पर तभी कार्रवाई करता है जब उसका कोई अमेरिकी कनेक्शन हो। यह मामला जुड़ा था अमेरिकी निवेशकों से जुड़ा पैसा था, डॉलर बॉन्ड्स थे, विदेशी निवेश था और अमेरिकी बाजारों में भरोसे से जुड़ा हुआ मामला था। अडानी समूह दुनिया से पैसा उठाता है। जब कोई कंपनी अमेरिकी निवेशकों से फंड लेती है तो उसे अमेरिकी नियमों का पालन करना पड़ता है। यहां से एंट्री हुई अमेरिकी एजेंसियों की। मामला शुरू कैसे हुआ? 2024 के अंत में अमेरिकी एजेंसी को शक हुआ कि अडानी समूह ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निवेशकों से छिपाई है। आरोप यह था कि भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े एक कथित रिश्वत मामले को ठीक से सार्वजनिक नहीं किया गया। अमेरिकी पक्ष का दावा था कि अगर निवेशकों को पूरी जानकारी दी जाती तो शायद वो निवेश का फैसला अलग तरीके से लेते। यानी केस का जो मुख्य आधार था वो मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स था, यानी निवेशकों को अधूरी या फिर गलत जानकारी देना। रिश्वत का आरोप भी था और ये क्या था? अमेरिकी जांच में यह भी दावा किया गया कि भारत में कुछ सरकारी अधिकारियों को फायदा पहुंचाने या फिर प्रोजेक्ट मंजूरी में मदद के लिए कथित तौर पर लगभग 26.5 करोड़ डॉलर की रिश्वत व्यवस्था से जुड़े आरोप लगे थे। और ध्यान देने वाली बात यह कि अमेरिकी अदालत में ये आरोप सीधे साबित नहीं हुए, ये जांच और आरोपों का हिस्सा थे। और सबसे अहम बात, गौतम अडानी और सागर अडानी पर सीधे विदेशी भ्रष्टाचार कानून यानी कि FCPA के तहत रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया गया था। उन पर जो आरोप लगे थे वो थे सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड यानी कि निवेशकों और वित्तीय लेन देन से जुड़े कथित धोखाधड़ी वाले आरोप। SEC, DOJ और OFAC ये 3 एजेंसियां कौन है? इस केस को समझने के लिए इन 3 अमेरिकी एजेंसियों को समझना जरूरी है। सबसे पहले DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका का न्याय विभाग। यह आपराधिक मामलों की जांच करता है। अगर किसी पर क्रिमिनल केस बनता है तो DOJ कार्रवाई करता है। SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, यह अमेरिका का शेयर बाजार रेगुलेट करता है। भारत में जैसे सेबी है वैसे ही अमेरिका में SEC है। अगर कोई कंपनी निवेशकों को गलत जानकारी देती है तो SEC कार्रवाई कर सकता है। OFAC यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, यह अमेरिकी वित्त विभाग के अंदर काम करता है और इसका काम अमेरिकी प्रतिबंध लागू करना है, ईरान जैसे देशों पर निगरानी रखना है और प्रतिबंध उल्लंघन के मामलों की जांच भी करना है। SEC वाला मामला क्या था? SEC का आरोप था कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े निवेशकों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, लेकिन बाद में एक समझौता हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी ने लगभग 60 लाख डॉलर जबकि सागर अडानी ने लगभग 120 लाख डॉलर देने पर सहमति जताई। महत्वपूर्ण बात, यह समझौता विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग रॉन्ग डूइंग के आधार पर हुआ, यानी न गलती मानी न पूरी तरह नकारी। अमेरिका में ऐसे सेटलमेंट आम हैं। कई कंपनियां लंबी कानूनी लड़ाई से बचने के लिए ऐसा रास्ता चुन लेती हैं। अब OFAC वाला मामला क्या था? इसके बाद एक और बड़ा मामला सामने आया। ये मामला ईरान से जुड़े व्यापार को लेकर के था। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि ईरान
एलपीजी यानी कि गैस आयात से जुड़े कुछ लेन देन अमेरिकी प्रतिबंधित नियमों के दायरे में कर सकता है। इसके बाद ओएफएसी के साथ भी समझौता हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीबन 27.5 करोड़ डॉलर का सेटलमेंट हुआ है। यहां भी अमेरिकी दस्तावेजों में कहा गया कि जांच में सहयोग और स्वैच्छिक खुलासों को ध्यान में रखा गया। सबसे बड़ा सवाल, डीओजी ने केस क्यों बंद कर दिया? अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। अमेरिकी न्याय विभाग ने आखिरकार अचानक केस वापस क्यों लिया? रिपोर्ट्स और अदालत में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक कुछ बड़े कारण सामने आए हैं। पर्याप्त सबूत नहीं मिले। अभियोजकों को ऐसे कठोर सबूत नहीं मिले जो अदालत में आरोप को सिद्ध कर पाए। अमेरिका में किसी भी आपराधिक केस में बियॉन्ड रीजनेबल डेप्ट का स्तर बहुत ऊंचा होता है। सिर्फ शक से केस नहीं चलता। अमेरिकी कनेक्शन कमजोर था, यह बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। कहा गया कि मामले का सीधा अमेरिकी संबंध पर्याप्त मजबूत नहीं था, यानी घटनाएं भारत से जुड़ी थी, पक्ष भारतीय थे, प्रोजेक्ट भारत में थे। ऐसे में अमेरिकी अदालत का अधिकार क्षेत्र कितना बनता है, इस पर भी सवाल उठने लगे थे। कानूनी टीम ने आक्रामक बचाव भी इस पूरे मसले में किया। अडानी समूह ने अमेरिका में मजबूत कानूनी टीम खड़ी करी थी। वकीलों ने अमेरिकी अदालत में कई दलीलें दी। एसईसी ने अधिकार क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार किया। कोई ठोस बयानबाजी या गलत बयानी साबित नहीं हुई। बॉन्ड जारी करने के प्रत्यक्ष संबंध साबित नहीं हुए और अमेरिकी कानूनों को जरूरत से ज्यादा फैलाया गया। इन दलीलों ने केस को कमजोर किया है। विद प्रीज्यूस का मतलब है कि जब अदालत किसी केस को डिसमिस्ड विद, आपको बता दें कि प्री जस्टिस कहती है, तो उसका मतलब होता है उसे आरोप और उसी आधार पर केस दोबारा नहीं लाया जा सकता। यानी डीओजी ने सिर्फ फिलहाल बंद नहीं किया है, बल्कि अदालत ने स्थायी रूप से मामला समाप्त कर दिया। यह बेहद महत्वपूर्ण कानूनी शब्द है। क्या अडानी को क्लीन चिट मिल गई है? अब सबसे विवादित सवाल यही। तकनीकी रूप से देखें तो आपराधिक केस खत्म हो गया है। अदालत ने स्थायी रूप से खारिज कर दिया है। डीओजी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर सब साफ था तो करोड़ों डॉलर का सेटलमेंट हुआ क्यों? यही फर्क समझना जरूरी है। अमेरिकी सिस्टम में कई बार कंपनियां या फिर कारोबारी दोनों ही लंबी कानूनी लड़ाई के बाद थक जाते हैं। बाजार की अनिश्चितता को देखते हुए, निवेशकों की चिंता को देखते हुए और कारोबारी नुकसान से बचने के लिए सेटलमेंट कर लिया जाता है। इसका मतलब हमेशा अपराध स्वीकार करना बिल्कुल नहीं होता है। विपक्ष क्या कह सकता है? भारत की राजनीति में यह मुद्दा पहले भी बड़ा विवाद बनता रहा। विपक्ष पहले भी आरोप लगाता रहा कि अडानी समूह को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। अब विपक्ष सवाल उठा सकता है कि अगर सेटलमेंट हुए तो क्यों? जांच पूरी तरह पारदर्शी थी क्या भारत में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? सरकार और समर्थकों का क्या कहना होगा? दूसरी तरफ सरकार समर्थक और अडानी समूह के समर्थक इसे बड़ी जीत बताएंगे। वो कहेंगे अमेरिका आरोप साबित नहीं कर पाया, कैसे स्थायी रूप से ये पूरा केस खत्म हो गया। वैश्विक स्तर पर अडानी की स्थिति मजबूत हुई है और ये भारत विरोधी नैरेटिव की हार है। क्या शेयर बाजार पर इसका असर पड़ेगा? ऐसे मामलों का सबसे बड़ा असर निवेशकों के भरोसे पर पड़ता है। जब 2024 में अमेरिकी जांच की खबर आई थी, तब अडानी समूह के शेयर्स में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था और अब केस बंद होने की वजह से निवेशकों का भरोसा जो है वो लौट सकता है। विदेशी निवेशकों की चिंता कम हो सकती है और समूह की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग आसान हो सकती है। हालांकि बाजार सिर्फ कानूनी मामलों से नहीं चलता। कंपनी का कर्ज, कारोबार और वैश्विक माहौल भी अहम रोल अदा करते हैं। क्या ये मामला भारत अमेरिका रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है? सीधे तौर पर यह कानूनी मामला था, लेकिन जब किसी बड़े भारतीय उद्योगपति पर अमेरिका में कार्रवाई होती है तो उसका राजनीतिक और कूटनीतिक असर जरूर होता है, क्योंकि अडानी समूह बंदरगाह, बिजली, एयरपोर्ट, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स जैसे तमाम रणनीतिक क्षेत्रों में काम करता है। ऐसे में इस केस पर दुनिया भर की नजर थी। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इस टॉपिक के लिए मैं पूजा मोहन पांडे साइनिंग ऑफ।